आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। ये एक नया स्टार्टअप है आप सबके लिए जो भी दरोगा देने वाले हैं, चाहे आप बीपीएससी देने वाले हो। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों एग्जाम के लिए होता है करंट अफेयर्स। तो स्पीडी और आपका जो एडुटेरिया है पूरी तरीके से किस तरीके से दिमाग में ये छप जाए, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से देखिए कि स्टैटिक को करंट अफेयर से किस तरीके से मिला के पढ़ा जाता है। ठीक है, और 3 तारीख से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगर जितने लोग भी चाहते हो कि इस बार ही आपको दरोगा निकालना है, ठीक है, तो पूरी तरीके से गाइडेड कोर्स है, हमारे द्वारा नोट्स दिया जाएगा और जो कुछ बुक्स होगा बस वो आपको फॉलो करना है, उसी बुक्स को आपको बार बार पढ़ना है, उसी नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है और करंट अफेयर्स मेरे द्वारा आपके दिमाग में पूरी तरीके से छाप दिया जाएगा। जो हमने पढ़ा था, चाहे वो दरोगा के लिए हो चाहे ईएसआई के लिए, वही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो नीचे नंबर होगा, नंबर आपको दिख भी गया होगा। तो अगर इस बार दरोगा बनना है, नॉमिनल चार्जेस रखा गया है, आप इस पे व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हो। टोटली गाइडेड कोर्स है, वीडियो पीडीएफ एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, जो हमने पढ़ा था। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए कि करंट अफेयर और स्टैटिक को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है। आज हम लोग अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, और अपॉइंटमेंट को फिर से स्टैटिक से भी जोड़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। चलिए, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आपको किस तरीके से चीजें पढ़नी। सबसे पहले आज हम लोग अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, 2021 का हम लोग अभी अपॉइंटमेंट में ध्यान दे रहे हैं, वो है आपका एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इनको क्या अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिएगा, इनको भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख। तो अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है किनको नियुक्त किया गया है, तो वो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया। 3 क्वेश्चन यहां से आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे। पहला, आर्मी के चीफ कौन है अभी, तो आपको याद रखना है आर्मी के जो चीफ है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरावने, जो कि 28वें नंबर के। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि जो हमारे एयरफोर्स है उनके हेड कौन है या उनके चीफ कौन है, तो आपको याद रखना है राकेश कुमार भदौरिया, जो कि 26वें नंबर के। और नेवी के जो हेड है एडमिरल करमबीर सिंह। अब सर याद कैसे रखना है, देखो सबसे पहले याद रखोगे नेवी के चीफ वो कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि 24वें नंबर के। 2 इसमें आप और ऐड करोगे तो 26वें नंबर के जो बने हैं एयर चीफ मार्शल, मतलब एयर फोर्स के जो हेड बने वो है आपके राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि 26वें नंबर के बने। और 2 इसमें आप और ऐड करोगे तो आर्मी के जो चीफ है वो है आपके जनरल मनोज मुकुंद नरावने, जो कि 28वें नंबर। तो 24, 2, 26 और ये 28। 2-3 क्वेश्चन आप यहां से और याद रखोगे। पहला, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया एयरफोर्स डे। उसके बाद 1584, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए 15 जनवरी, ये एक डेट आपको याद रखना है 1584। 15 जनवरी हम लोग मनाते हैं आर्मी डे, 8 अक्टूबर हम लोग मनाते हैं एयरफोर्स डे, और 4 दिसंबर हम लोग मनाते हैं क्या, हम लोग नेवी डे। तो इस चीज को आपको याद करके रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखेगा 1584। तो इतने क्वेश्चंस आपको यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है न्यूली अपॉइंट हुए हैं, कितने नंबर के हैं, तो 48 नंबर के जो हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं वो है हमारे न्यायमूर्ति एन.वी. रमन। ठीक है, क्या है हमारे एन.वी. रमन जो है हमारे न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, जो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, जो कि दिल्ली में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो जो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना था, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को ये बना था। और ये जो इसका स्टार्ट हुआ है, मतलब माना जाता है कि जो 26 जनवरी 1950 को जो दिल्ली में जो हमारा जो आपका जो हाई कोर्ट बना है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो बना है आपका, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, जो एक फेडरल कोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय, तो संघीय न्यायालय कब बना था, फेडरल कोर्ट, वो बना था 1937 में। और कौन से एक्ट के अंदर, तो आपको याद रखना है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसी के अंदर संघीय न्यायालय, या बोल लो उसको आप फेडरल कोर्ट बना था 1937। इसी के एवज आगे जाके क्या होता है, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बनता है 26 जनवरी 1950 को। अब कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ नोट करोगे, मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। मेहनत अगर आपके लिए किया जा रहा है तो आशा करता हूँ आप भी उतना ही मेहनत करोगे। ये जो आपका जो डेट मैंने आपको यहाँ बताया, ये आपका 26 जनवरी 1950, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो, तो याद रखना। पहला, तो इसी दिन संविधान पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि याद रखना, इसी दिन जो हमारा
जो देश का, ठीक है, जो नेशनल सिंबल है या नेशनल इम्बेलम बोल सकते हो, जो अशोक स्तंभ है, वो भी इसी दिन ही अपनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इम्बेलम कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद आप ये डेट जरूर याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950, ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जनवरी 1950। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए? तो पहला, जो संविधान सभा का जो आखिरी बैठक हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, हमारा जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है, डेट मीन्स जो हमारा जो जनगण मन है और जो आपका वंदे मातरम है, ये कब अपनाया गया? एज ए नेशनल सॉन्ग बोलेंगे तो वंदे मातरम, और नेशनल एंथम बोलेंगे तो हमारा जनगण मन। तो ये कब अपनाया गया? तो ये भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो एटलीस्ट आप यहाँ से इतना याद रखिए, ठीक है, स्टैटिक से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका आता है कि जो ह्यूमन, जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखो ये जितने भी नाम है मैं आपको विधि ने 5 मिनट में पूरा याद करवा दूंगा, बट आज जो हम सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो जो आपका अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, इनको बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या बनाया गया है? आपका अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? बहुत बार पूछा गया था, 12 अक्टूबर 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद बीपीएसएल का आप याद रख सकते हो, ऐसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऊपर के जितने भी थे सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीएसएल के किनको चेयरमैन बनाया गया है? निर्देशक आप बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD जिनको बोला जाता है, ठीक है, प्रबंधक एंड निर्देशक बीपीएसएल, ठीक है। तो ये है BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये है मतलब अंडर गवर्नमेंट ही आता है, ठीक है, जिसको जो डिफरेंट कंपनियाज होती हैं जो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट होता है, तो उसके अंदर ये BPCL भी आता है, जो कि एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। चलो, तो ये इनके किसके बनाया गया है? CMD, तो आपको याद रखना है अरुण कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है आपका CBDT, इसको बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपको याद रखना है, ये बनाया गया जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। एकदम घबराइए मत, ठीक है, अंत तक आपको पूरा ये याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग। उसके बाद आता है सुरेश एन पटेल, ठीक है, सुरेश एन पटेल। तो ये कमिश्नर बनाए गए किसके? तो ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये है आपका विजिलेंस कमीशन का, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के क्या बनाए गए हैं? आपको ये कमिश्नर बनाए गए हैं, किसको? सुरेश एन पटेल को। देखो ये चीजें आपको याद हो जाएगी, 1 से 2 बार देखोगे याद हो जाएगा, और एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें इन चीजों को मैं निमोनिक से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल भी मैं देते हुए चलूंगा, जैसे कि ये देखो राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार जो है, सॉरी संजीव कुमार जो है, इनको अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या बनाया गया? AAI, ध्यान से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या बनाया गया? चेयरमैन बनाया गया। अब ये संजीव कैसे याद रखूंगा? देखो संजीव से मैंने याद कर लिया संजीवन बूटी, और संजीवन बूटी लाने के लिए हनुमान जी कैसे गए थे? उड़ के गए थे, तो बस उड़ने का बात आ रहा है, संजीवन बूटी, ठीक है। और यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये क्या है? ये भी तो एयरलाइन से रिलेटेड है। तो इस छोटे छोटे निमोनिक्स, मतलब आप, मैं लिख के देता हूँ, जिंदगी भर आप नहीं बोलोगे। जैसे ही आप बोलोगे संजीवन, ठीक है, संजीव कुमार, तो संजीव कुमार से मैंने आपको कनेक्ट किया था संजीवनी बूटी। अब बूटी लाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? उड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए वो कहाँ गए? सिंपल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मैं मतलब एक सेपरेट वीडियो में पूरा का पूरा करवाऊँ, अभी हमें कंटेंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसका बाद आता है सुशील चंद्रा जी, ठीक है। आपको पता है कि जब भी बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके दिमाग में आना चाहिए। पहला, इलेक्शन कमीशन फॉर्म कब हुआ? तो आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म हुआ वो हुआ आपका 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब ये 25, पहला क्वेश्चन कब फॉर्म हुआ? 25 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, वो क्या? कि जो 25 जनवरी है, ठीक है, 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं। याद रखिएगा, नेशनल वोटर डे हम लोग कब मनाते हैं? 25 जनवरी 1950 को। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे आपके सुकुमार सेन। तो कब स्थापना हुआ इलेक्शन कमीशन का? तो 25 जनवरी 1950, ठीक है। 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे मनाते हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन। अभी कौन है? तो ये आपके सुशील चंद्रा, जो कि 24वें नंबर के आपके क्या है? ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो है आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, ये एक संवैधानिक निकाय मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो डेफिनेटली कोई आर्टिकल में मेंशन होगा। तो इसका आर्टिकल नंबर कितना है, तो याद रखिएगा 324 आर्टिकल जो है वो बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और वो क्या बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होगा वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव करवाएगा वो कौन करवाएगा, वो करवाएगा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। पार्ट कितना है, तो 15वां पार्ट नंबर 15 में बताया गया। तो जो पंचायत का चुनाव होता है फिर वो कौन करवाता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया आर्टिकल 324 पार्ट 15, ठीक है। अब स्टेट का बात कर लेते हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसका आर्टिकल क्या है, तो वो है आपका 243K के बारे में बताया गया। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है आपको याद रखना है, ये सिर्फ इलेक्शन करवाता है, पंचायत का इलेक्शन करवाता है, ठीक है। याद रखिएगा पंचायत का सिर्फ इलेक्शन करवाता है। और याद रखिएगा पंचायत जो है कौन से भाग में है, तो 9वां भाग में है। और कौन से आर्टिकल में है, तो DPSP के 40वां जो आर्टिकल है उसमें दिया हुआ है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। अभी करंट अफेयर्स पे आते हैं। सुशील चंद्रा 24वें नंबर के हैं। और याद रखिएगा जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो 2 कौन है, तो एक रिसेंटली अपॉइंट हुए वो है आपके अनूप चंद्रा पांडे और एक है राजीव कुमार। तो अनूप चंद्रा पांडे और राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, ठीक है। क्या है कि ये लैपटॉप कभी कभी बीच में बंद भी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोस को बाद में मैं कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। अनूप चंद्रा के बारे में पढ़ा दिया। अनूप चंद्रा और राजीव कुमार जो क्या है आपके इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिएगा CII, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखो, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखो किसी चीज़ को जितनी बार सुनोगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए। बट सबसे पहले एक चीज़ और करना, बुक्स को पहले आप खुद पढ़ो, ठीक है। बुक्स को आप जब खुद पढ़ लोगे उसके बाद जब वीडियोस देखोगे तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करने के लिए। और फुल्ली यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रहना है, जैसा कि हम अपने कोर्सेज में बताएं, हम पूरी तरीके से आपको बुक्स प्लस नोट्स पे आपको करना है, ठीक है। यूट्यूब पे बस उतना ही देखना है जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। चलो, तो CII दैट मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आपको याद रखना है। TV नरेंद्र है और ये टाटा के अभी वर्तमान में CEO भी है। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर मत कर देना। देखो CEO का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद आता है S रमना। हमने ऊपर में पढ़ा था N रमना। N रमना क्या थे, तो हमारे थे वो आपके न्यायमूर्ति V रमना, NV रमना, ठीक है। तो ये थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये जो है S रमना, ठीक है। तो S रमना याद रखना, ये है हमारे सिडबी के जो है, ये है हमारे अध्यक्ष, ठीक है, एवं निर्देशक। तो सिडबी क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1990 में फॉर्मेशन हुआ था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछ लिया जाता है कि सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है। मैक्सिमम लोग दिल्ली मारोगे या मुंबई मारोगे, याद रखना सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ, ठीक है, जहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग्स का भी रिसर्च सेंटर है, ठीक है, प्लस गन्ना रिसर्च सेंटर है, बहुत सारी चीज़ें, बट ये 2 चीज़ तो एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। तो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, लखनऊ में है। कब ये सिडबी फॉर्म हुआ, 1990 में फॉर्म हुआ। इसके अभी किनको अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक बनाया गया है, तो S रमना को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अधीर रंजन चौधरी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सुपर इंपॉर्टेंट, आपने पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ा होगा जिसमें आपने लोक लेखा समिति पढ़ा होगा, प्राक्कलन समिति पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। इस तरीके की कमेटी आपने पढ़ा होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस बार भी ESI में क्वेश्चन आया होता कि कितने इसमें से देखो टोटल मेंबर जो होते हैं इसमें 22 होते हैं, इसमें जो 15 होते हैं वो होते हैं आपके लोकसभा के, और जो 7 होते हैं वो होते हैं आपके राज्यसभा से। क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना जो है लोकसभा से होता है, तो 15 जो होता है वो लोकसभा से होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और याद रखिएगा लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ऑपोजिशन से होता है, जो पार्टी सत्ता में है उसमें से इसका जो लीडर नहीं चुना जाता। इसलिए अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, जो लोक लेखा समिति के क्या है आपके अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा लोक लेखा समिति को ही कैग कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन एटलीस्ट आप यहाँ से याद रखिए, ठीक है। ये कुछ जो क्वेश्चन है, ये जो 1 लाइन है इसको हम अलग से करवाएंगे, आज हम लोग इंडियन अपॉइंटमेंट पे डील करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हमारा MA गणपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि NSG का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारत में टेररिज्म को अपने देश से बाहर रखने के लिए। जो NSG का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। तो NSG होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1986 में हुआ। और इसके महानिर्देशक अभी कौन है? तो गणपति है, ठीक है। आप याद रखिएगा NSG हमेशा मुंबई को बहुत सारे खतरों से बचाता है। और गणपति उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मुंबई में। एकदम दिमाग में छप जाएगा आपका जब हम लोग इसको निमोनिक से करेंगे, बट एक बार आप अच्छे से आप डिटेल्स में इसको आप पढ़ लो, ठीक है। NSG याद रखा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। MA गणपति 1986 में क्या हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर दिल्ली में। उसके बाद आता है कुलदीप सिंह। याद रखना कुलदीप, हर लोग अपने कुल के दीप के लिए क्या करते हैं? सीट रिजर्व करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो रिजर्व, तो आपको याद रखना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आपको याद रखना कि CRPF के, ठीक है, CRPF के जो आप कह सकते हो कि महानिर्देशक कौन है? तो याद रखना कुलदीप सिंह जो है प्रेजेंटली क्या है? CRPF के महानिर्देशक हैं, जो कि 1939 में फॉर्म हुआ था CRPF, बट इनका जो नाम दिया गया था CRPF का 1949 में दिया गया था। ये डेट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डेट्स मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं NCC, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स। देखो ये सब आपके टंग पे याद होगा। जैसे ही देखेंगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स, आपको पता है कॉर्प्स है, नीचे लास्ट में कॉर्प्स लिखा हुआ है। और कॉर्प्स जो भी फसल होते हैं किसके द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है? तो नदी के द्वारा। नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? निम्ना बोलते हैं, टटनी बोलते हैं, तरंगनी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया तरुण। तरुण मतलब मैंने मान लिया नदी। नदी किसको मतलब बर्बाद करता है? तो कॉर्प्स को करता है, ठीक है। कुछ नोमियोनिक्स में बना दूंगा, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार, ठीक है, ये किसके महानिर्देशक बने हैं? तो ये बने हैं NCC के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और कॉर्प्स जो फसल जो होते हैं, कॉर्प्स मतलब फसल, ठीक है। कॉर्प्स जो है, जो फसल है, वो किसके द्वारा बर्बाद किया जाता है? तरंगनी के द्वारा। तरंगनी, निम्ना, ठीक है, टटनी, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो ये सब पर्यायवाची है किसका? नदी का। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। याद रखिएगा लेफ्टिनेंट चंडी प्रसाद मोहंती जो है, ठीक है, ये जो है आपके कहाँ के? तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये चीज आप याद रखोगे। क्या है? वाइस ऑफ आर्मी चीफ स्टाफ है, आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे तो पूछा जाएगा कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहंती, ठीक है। अब जो आता है याद रखिएगा, असम राइफल का हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका जो हेड है, अभी असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? तो देखो असम राइफल, यहाँ राइफल आ रहा है। अगर राइफल आपके कोई कनपट्टी पे रखता है तो आप क्या बोलोगे? ना ना ना। तो याद रखना असम राइफल का जो महानिर्देशक है वो है आपके प्रदीप चंद्र नायर। कौन है? प्रदीप चंद्र नायर है। आपको अच्छे से ये चीज याद रखना है, प्रदीप चंद्र नायर। और याद रखिएगा असम राइफल जो है सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। क्या है? सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और 1917 में जाके इसका असम राइफल नाम दिया गया था। तो 1835 में जब ये फॉर्म हुआ था तो इसका नाम क्या था? ये था आपका कोच्चर लेवी, ठीक है। क्या नाम था? कोच्चर लेवी। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? राइफल नाना, ठीक है, प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है, प्रदीप चंद्र नायर याद रखना है, ठीक है। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है ये। कब फॉर्म हुआ था? 1835 में। 1917 में इसका असम राइफल नाम दिया गया, ठीक है, याद रहेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। तो इससे क्या ये इंपॉर्टेंट आप एक बार यहाँ देख लोगे, ठीक है। हाईलाइट भी मैं करते हुए चलता हूँ। तो सुबोध कुमार जायसवाल CBI, ठीक है, आपको याद है CBI से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इवन ये भी पूछा जाता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो याद रखना CBI का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1963 में हुआ है और उसका हेडक्वार्टर का है तो आपका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो जो CBI है उसके नए निर्देशक किनको बनाया गया है? ठीक है, तो याद रखना सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है, ठीक है। उसी तरीके से नेशनल सेफ्टी काउंसिल का किसको अभी आपको अध्यक्ष बनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा कौन करेगा? जिसके पास सुपर पावर होगा, ठीक है। सुपर पावर सुपरमैन के पास, वो रक्षा करता है। तो सुपर पावर सुब्रमण्यन के द्वारा। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा, सुरक्षा किसने किया? सुब्रमण्यन ने, ठीक है। सुपर यहाँ आ रहा है, ठीक है, सुब्रमण्यन, ठीक है। आप देख लेना एक प्रोनाउंसिएशन, बस मैं याद करवाने के लिए इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुब्रमण्यन, ठीक है, सुपर याद रखना यहाँ से। उसके बाद हम लोग आते हैं हिमा दास। आपको पता है हिमा दास एक एथलीट है। पहला क्वेश्चन आप याद रखोगे, वो एक स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर इन द सेंस आपको याद रखना वो एक धावक है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? तो एक आसाम की रहने वाली है।
ये चीज़ आप याद रखोगे। और उसको ढिंग एक्सप्रेस भी बोला जाता है, तो याद रखना इनको नाम दिया गया है ढिंग एक्सप्रेस, ठीक है, ढिंग एक्सप्रेस। और इनको डीएसपी का पद दिया गया है किनके, असम गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक एथलीट है, ठीक है। उसके हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद है आपको याद रखना है एलआईसी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलआईसी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। एलआईसी के जो प्रबंध निर्देशक बनाया गया वो बनाया गया आपको सिद्धार्थ मोहंती को। अब कैसे याद रखोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबको मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रबंध निर्देशक जो बनाया गया है सिद्धार्थ मोहंती। अब जो एलआईसी वाले होते हैं आपने देखा होगा कई बार आपके घर में आएंगे और आपको मोहने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको मन मोहने की कोशिश करेंगे और आपको प्रीमियर धरा देंगे, ठीक है, कि एक प्रीमियम आप ले ही लो। तो जो आपको सिद्धार्थ मोहंती जो है एलआईसी के क्या है, प्रबंध निर्देशक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आरबीआई। आरबीआई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक से भी और करंट से भी, ठीक है, तो इस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आरबीआई के अभी चेयरमैन कौन है। तो याद रखिएगा जो आरबीआई के अभी जो चेयरमैन है 25वें नंबर के अभी वो है, मतलब जो आप बोल सकते हो चेयरमैन, मैं बोल रहा हूँ कि आरबीआई के जो गवर्नर है, ठीक है, जो आरबीआई के जो गवर्नर है तो वो है आपके शक्तिकांत दास। देखो एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है, ठीक है, तो यहाँ हमें सब चीज़ पता होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो आरबीआई में क्या होते हैं 4 और डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नर हमें याद करना है, 2 याद रखिएगा एम से नाम है, एक है माइकल पत्रा, एक है महेश कुमार जैन। एक माइकल पत्रा, एक महेश कुमार जैन, एक है राजेश्वर राव और एक है आपका टी रविशंकर। तो फिर से एक बार, माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन और राजेश्वर राव और टी शंकर, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब थोड़ा हम बात करते हैं इस पर क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले जो ये आरबीआई है कब फॉर्म हुआ, तो याद रखिएगा 1935 में, मतलब 1 अप्रैल 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चंस आप ध्यान से देखो क्या क्या क्वेश्चन स्टैटिक से पूछा जाता है कि आरबीआई जो है, ठीक है, आरबीआई का जो है नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो याद रखिएगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया इसका राष्ट्रीयकरण, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इसका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, वो देखो भारत सरकार फाइनेंशियल ईयर और आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर दोनों डिफरेंट है। अगर आपको पूछे कि जो आरबीआई का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो याद रखिएगा जुलाई से लेके जून तक होता है, ठीक है, मतलब 1 जुलाई से लेके आपका 30 जून तक होता है। उसी प्रकार से अगर आपको पूछे कि भारत सरकार जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसका होता है ये होता है आपका जुलाई से लेके जून तक, ठीक है, और जो आपका भारतीय सरकार का होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है। तो ये 12 महीना का, पर दोनों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो डिफरेंट है। फॉर्मेशन कब हुआ, 1 अप्रैल 1935। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, पर जब इसका स्थापना हुआ था तब हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में था। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो 1949 में हो। एक क्वेश्चन यहाँ पर और नोट कर लो, एसबीआई पूछा जाता है कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ और 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। एटलीस्ट आप इतना यहाँ से याद रखोगे। उसके बाद प्रेस सूचना ब्यूरो, ठीक है, इसके हेड कौन है, तो याद रखना है जयदीप भटनागर। कौन है इसके, जयदीप भटनागर जो है इसके क्या है, आपके हेड है। अब देखो ये सब देखो कभी भी घबराना नहीं, ठीक है, इन चीज़ों को याद करने के लिए थोड़ा सा निमोनिक्स हमेशा ट्राई करना। यहाँ लिया हुआ है जय और दीप, ठीक है। जब ज्ञान का दीप अगर आपके अंदर आएगा तो आपका हमेशा है कि जय जय होगा। तो सूचना क्या, अगर आप सूचना अच्छी सूचनाएं लेते हो तो आपके अंदर क्या आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, ठीक है, और ज्ञान एज ए दीप का काम करेगा आपके जीवन में और आपका जय होगा। तो जयदीप भटनागर जो है आपको याद रखना है प्रेस सूचना ब्यूरो या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, याद रखोगे। चलो ये सब हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नैस्कॉम पे, ठीक है। ये नैस्कॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नैस्कॉम आखिर क्या है, सबसे पहले तो आप यही समझ लो। तो जो नैस्कॉम है ये एक आईटी सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, जितने भी आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसको रेगुलेट करते हैं, जो भारत में आईटी सेक्टर है, ठीक है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है। और इसकी जो अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी, देखो अध्यक्ष तो बनते होंगे पर ये पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो है रेखा एम मेनन, ठीक है। बनाया अभी तो किसको बनाया है, रेखा को बनाया है, ठीक है, क्योंकि रेखा
आईटी सेक्टर में बहुत दिन से काम करती है, ठीक है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी आपको याद रखना है नेस्कॉम, जो कि आईटी से रिलेटेड है, और ठीक है, और इसके जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये है रेखा एमएन। उसी प्रकार से आपको याद रखना है नेस्कॉम अलग है और एक है एस्कॉम। एक चीज़ आप ध्यान से समझो, यहाँ जो भी दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिया गया, ठीक है। सबसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एस्कॉम, एस्कॉम क्या है, तो एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके चेयरमैन किनको बनाया गया, तो विनीत अग्रवाल को एस्कॉम। तो नेस्कॉम को रेखा को और आपको एस्कॉम को विनीत को, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग फिक्की। फिक्की से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर बोले कि जो फिक्की FICCI कब फॉर्म हुआ, तो 1927 में हुआ, और इसके आपके फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना उदय शंकर। बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा उदय शंकर दिल्ली, ठीक है। फिक्की के अध्यक्ष यही हैं। बट अगर आपको बोले कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है उज्ज्वल सिंघानिया, ठीक है। उज्ज्वला सिंघानिया, सॉरी, उज्ज्वला सिंघानिया इनका नाम है, ठीक है। पर मेनली अगर सिर्फ फिक्की का पूछे तो वो कौन है, उदय शंकर, हेडक्वार्टर का है दिल्ली, और कब फॉर्म हुआ, 1927 में ये फॉर्म हुआ। उसके बाद आता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट, आप यहाँ ध्यान से समझना, भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। अब देखो ऐसा मुक्का मारा कि वो अजय हो गया, अजय हो जाना मतलब वो जीत गया, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है आपको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वह आपके अजय सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया, तो याद रखिएगा विजय सम्पाल को बनाया गया, ठीक है। विजय सम्पाल को बनाया गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है अगेन, दुष्यंत चौटाला, ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, जो कि अभी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं, दुष्यंत चौटाला। तो चोट आपको कहाँ लग गया, पैर में चोट लग गया, कहाँ, बहुत बार आपको पैर में चोट लगता है, कहाँ, आपको टेबल में लग जाता है। बस आप इतना याद रखोगे, टेबल टेनिस जैसे ही आपको आएगा आपको याद लगेगा चोट, ठीक है, चौटाला, ठीक है। तो दुष्यंत चौटाला आपको याद रखेगा टेबल टेनिस फेडरेशन के आपके अध्यक्ष, ठीक है। उसी प्रकार से अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है संजय कपूर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी याद रखिएगा, रिसेंटली कोई एग्जाम में पूछा गया था। ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। आप जल्दी से कमेंट करो कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखते हैं कौन कितना पढ़ रहा है। तो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो है आपके नरेंद्र मोदी, ठीक है। और एक चीज आप याद रखोगे, ठीक है, कि सोमनाथ मंदिर पे आपको पता है मोहम्मद गजनी का नाम, आप कुछ स्टेटिक यहाँ कनेक्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखो कि मोहम्मद गजनी ने कब सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था, तो 1025 में किया था। और वो उसका कितना नंबर का अटैक था, 16। आपको पता है कि मोहम्मद गजनी ने पूछा जाता कि कितने बार भारत पे अटैक किया, तो 17 बार। तो जब उसने सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था तो उसका कितना नंबर का वो अटैक था, तो याद रखिएगा 16 नंबर का अटैक था। इतना क्वेश्चन एटलीस्ट याद रखोगे। और एक बैटल याद रखोगे, बैटल ऑफ वाहिंद, ठीक है। तो ये किसके बीच में हुआ था, तो गजनी के बीच में और आनंदपाल के बीच में। जो क्वेश्चन डायरेक्टली ये पेपर से पूछे जाते हैं, मैं डायरेक्टली उसको करंट और स्टैटिक मिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बैटल ऑफ वाहिंद गजनी और आनंदपाल के बीच हुआ था। आनंदपाल आपको पता होगा, इसके पिताजी से इनका लड़ाई हुआ था गजनी का, बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको उतना अभी नहीं देखना है, अभी बस इतना याद है बैटल ऑफ वाहिंद गजनी एंड आनंदपाल, ठीक है, 10 से 13 में हुआ था। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, और इसी सोमनाथ मंदिर पे मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था 1025 में, जो कि उसका 16वां नंबर का अटैक था, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग की बात करते हैं। CEO जो कौन थे, अमिताभ कांत थे। उनका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया, अब वो जो 2022 जून तक रहेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है CEO कौन है अभी, अमिताभ कांत। अगर कुछ अपडेट हुआ होगा तो मैं नीचे पिन कर दूंगा, बाकी अगर आपको भी कुछ लगे कि अपडेट हो गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, पूछा जाएगा कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, NITI, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और जो इसके PM कौन है, ठीक है, इसके PM मतलब जो PM जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। देखो एक होता है CEO नीति आयोग में, एक होता है चेयरमैन, एक होता है वाइस चेयरमैन। तो अगर पूछे कि चेयरमैन कौन है तो आप बोलोगे PM, वाइस चेयरमैन कौन है तो आप बोलोगे राजीव कुमार, और CEO कौन है तो आप बोलोगे कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है। उसके बाद NHA, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO किनको बनाया गया। देखो आयुष्मान भारत जो स्कीम जो चलाया गया था उनके भी CEO यही है, इनका नाम है RS शर्मा। तो आयुष्मान भारत के CEO और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO
का नाम क्या है, RS शर्मा। शर्माना नहीं, अगर बीमार हो तो जाके दिखाना है, हेल्थ अपना दिखाना है, शर्माना नहीं है, यहाँ से हेल्थ करने कर देना है, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ, ठीक है, अथॉरिटी के CEO कौन है, तो RS शर्मा। उसके बाद आते हैं, आपको पता है कि पहले 2 तरीके का टीवी ब्रॉडकास्ट होता था, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। एक था आपका राज्यसभा टीवी, एक लोकसभा टीवी। तो ये दोनों को मिला दिया गया और नाम दे दिया गया है संसद टीवी। क्या नाम दे दिया गया है, सांसद टीवी जो है इसका नाम दे दिया गया है। और याद रखिएगा, इस सांसद टीवी के प्रथम CEO जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रवि कपूर, ठीक है। UIDAI बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो आधार कार्ड लेके चलते उसको UIDAI बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके CEO कौन है, तो आपको याद रखना है सौरभ गर्ग, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, सौरभ गर्ग, ठीक है। सौरभ गर्ग कौन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO कौन है, तो ये आपके जे, ठीक है, वेंकट, ठीक है, वेंकट। इन लोग का जो नाम होता है ना थोड़ा टंग ट्विस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है वेंकटरमू, ठीक है, वेंकटरमू, ठीक है, वेंकटरमू, ठीक है, वेंकटरमू, ठीक है। हिंदी में है तो थोड़ा टंग ट्विस्ट मेरा भी हो जाता है। अब इसको देखो, अब जब इस टाइप का जो क्वेश्चन आए तो आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपको वहाँ लिखना है। तो देखो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, पोस्ट से किसी को आप क्या भेज रहे हो, पैसा भेज रहे हो एकदम जल्दीबाजी में, क्यों, क्योंकि वहाँ कोई विकट परिस्थिति आ गई हो, तो विकट वेंकट, वेंकट रमू, ठीक है, विकट वेंकट, इस तरीके से आपको बस याद कर लेना है, ठीक है। बस अभी आप जैसे पूछेगा आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो पोस्ट ऑफिस आपने किसी को पैसा भेजा था, क्यों, क्योंकि विकट परिस्थिति आ गई थी, वेंकट विकट, ठीक है। एनडीजेसी के CEO कौन है, तो एनडीजेसी किसके CEO है, तो आपको याद रखें अमेजोन, याद रखिएगा। जो जेफ बेजोस जो पहले CEO थे वो हट गए हैं, अब जो CEO है कौन है, वो है आपको एनडीजेसी है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं टाटा का बात करूं, ठीक है, टाटा मोटर्स का, तो याद रखिएगा टाटा मोटर्स के CEO कौन है, तो ये है मार्क लिस्टोसेला। अब देखो, टाटा क्या है कि टाटा का बहुत बड़ा एक मार्क है पूरे देश में, टाटा का नाम सुनते एक ट्रस्ट जगता है, ठीक है, रतन टाटा का नाम सामने आता है। तो टाटा का क्या है, पूरे देश में बहुत बड़ा मार्क है, एकदम मार्क छोड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा मार्केट के कैप्चर किया हुआ है, कौन, टाटा, मार्केट, ठीक है, पूरा कैप्चर किया, पूरा मार्क है उसका। तो टाटा मोटर्स के CEO कौन है, मार्क लिस्टोसेला। और याद रखिएगा चेयरमैन इनके कौन है, तो वो है आपके एन चंद्रशेखर, ठीक है। उसके बाद आता है रेलवे बोर्ड, सुपर इंपॉर्टेंट श्योर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, तो सुनीत शर्मा, डायरेक्टली आप याद रखो, श्योर पूछा जाएगा अध्यक्ष NCEO कौन है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है उसका नीरज बजाज, ठीक है, तो बजाज ऑटो के चेयरमैन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉर्ट आपको पूछा जाएगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो यह आपके रमेश पवार, ठीक है, कौन है, रमेश पवार। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन आप समझ लो। अगर आपको पूछे कि मेल क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है, ये तो हो गए फीमेल क्रिकेट टीम के, मेल क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है, तो आपको याद रखना है रवि शास्त्री, हेड कोच। वही अगर आपको पूछे कि मेल क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच कौन है, तो वो आपको याद रखना है भरत अरुण, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एटलीस्ट आपको, ताकि याद है, क्योंकि थोड़ा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो यही बनाएगा, भरत अरुण, ठीक है। ये है आपके बॉलिंग कोच, ठीक है, मेल क्रिकेट टीम के। वही अगर आपको बोले कि फील्डिंग कोच कौन है मेल क्रिकेट टीम के, तो आपको याद रखना है कृष्णा श्रीधर। तो ये 3 नाम याद रखोगे। अगर पूछे मेल का हेड कोच, फीमेल का हेड कोच कौन है, तो रमेश पवार। अगर मेल का हेड कोच कौन है, तो आपको याद रखना है भरत, मेल का हेड कोच कौन है, तो रवि शास्त्री। और बॉलिंग का हेड कोच कौन है, तो है भरत अरुण। और फील्डिंग का हेड कोच कौन है, तो वो कृष्णा श्रीधर। ये सब मैंने मेल का बताया, फीमेल का सिर्फ मैंने क्या बताया, आपका रमेश पवार जो हेड कोच है, कौन, आपके फीमेल क्रिकेट टीम के, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है। आपको पता है कि 2025 तक हम लोग ने टारगेट लिया है कि हम लोग टीबी को ख़त्म कर देंगे। याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि इंडिया का क्या टारगेट है कि कब तक टीबी खत्म कर दिया जाएगा, तो याद रखिएगा 2025 तक टीबी खत्म करने का टारगेट है। और टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये आप याद रखिएगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को क्या बनाया गया है, तो स्टॉप टीबी, ठीक है, पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे। अब ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप क्या है, तो लेट मी लिटिल बिट एक्सप्लेन यू। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलाया जा रहा है टीबी को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। उसमें जो चेयरमैन बनाया गया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के चेयरमैन, याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया। और याद रखिएगा WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड के भी चेयरमैन भी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन
कौन है, ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अब यहाँ WHO का बात चल रहा है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल 1948 को फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए नेशनल हेल्थ डे जो वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, तो याद रखिएगा WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और इसका भी हेड कौन है, तो याद रखिएगा टेड्रोस एडोम, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले। देखो ये सब चीज़ आपको कंबाइन करके पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ वहाँ एक चीज़ यहाँ, हर चीज़ एक दूसरे से कंबाइन है, उसी तरीके से पढ़ना है। ONGC के चेयरमैन किनको बनाया गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो सुभाष कुमार, ठीक, उतना कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अब एक्सेप्ट कर सकते हो पर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यंगेस्ट गर्ल पायलट, मतलब इंडिया की सबसे कम उम्र की, ठीक है, लड़की जो पायलट बनी है उनका नाम है आयशा अजीज। अब याद कैसे रखोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो 25 साल की उम्र में क्या बन गई, पायलट बन गई, तो ऐस का ही बात है यार, तुम्हारे लिए तो ऐसे 25 की उम्र बन गई, ऐस से आयशा। अब ऐस क्यों, क्योंकि आप बहुत सारे देश घूमेगी इतनी कम उम्र में, तो ठीक है, तो आयशा आपको याद रखना, भारत की सबसे युवा महिला पायलट 25, और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली, ये भी आता है। तो यंगेस्ट पायलट गर्ल पायलट कौन बनी है, आयशा अजीज, जम्मू कश्मीर की। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, ठीक है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो आपको याद रखना है राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता है वो है आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। अब जैसे ही राज्यसभा की बात चलेगी, सबसे पहले याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारे संसद, मतलब हमारे पार्लियामेंट का। तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना 80 आर्टिकल में है हमारा राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा हमारे राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा, तो वह है आपका 64 आर्टिकल में ये मेंशन है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। 2 क्वेश्चन आप एक यहाँ से जो पूछा, एक मेंस में भी पूछा गया, कहते हैं नॉमिनेशन ऑफ, जो राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है, 12 मेंबर नॉमिनेशन करते हैं, कौन आपके जो राज्यसभा में जो नॉमिनेट किया जाता है, आपको पता है 12 मेंबर नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो जो नॉमिनेशन का जो कंसेप्ट है 12 मेंबर का, ये कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके से जो इलेक्शन जो होता है राज्यसभा मेंबर का, ठीक है, जो इलेक्शन जो होता है राज्यसभा मेंबर का, वो कंसेप्ट कहाँ से, देखो 12 मेंबर अगर नॉमिनेशन वाला बात बोले, ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। पर जो राज्यसभा में राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं वहाँ के मेंबर का कौन चुन के, कहाँ से चुन के भेजे जाते हैं, तो जो विधानसभा होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया साउथ अफ्रीका से। तो इन दोनों में क्वेश्चन में पक्का आपको फंसाएंगे, फंसना नहीं। नॉमिनेशन का बात आई मेंबर का तो आयरलैंड, और इलेक्शन ऑफ मेंबर का बात आई, प्रोसीजर जो होता है इसका, ये कहाँ से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ये चीज़ ना याद रखोगे। और आपको पता होना चाहिए जो हमारा पार्लियामेंट संसद है वो आर्टिकल नंबर 79 में, और राज्यसभा 80 में है, और हमारा जो लोकसभा है वो 81 में है, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी इसके एक इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल कौन सा है, तो 52 में बताया गया कि एक प्रेसिडेंट हमारा होगा। अतीश चंद्र, ठीक है, FCI के क्या है, ये अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक बन गए हैं, कौन, हमारे अतीश चंद्र। आप कैसे याद रखोगे, देखो फूड FCI मतलब क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने खाद और अपना जो फूड होता है जैसे कि मकई गन्ना ये सब एक साथ जमा करके रखते हो, उसमें आतिश लग जाती है, आतिश मतलब उसमें आग लग जाती है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, पक्का आपको याद रखेगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अतीश चंद्र, ठीक है। एक बार वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं सिर्फ ट्रिक से नाम याद करवाऊंगा, ठीक है। सोमा मंडल सुपर इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी बन गया है, ठीक है, कि सेल की जो अध्यक्ष, क्योंकि एक महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी इससे क्वेश्चन भी आया हुआ था, अब भी पर कल से पहले जो अभी 29 अगस्त को जो एग्जाम हुआ ESI मेंस कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखिएगा सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा सोमा मंडल। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, तो 1954 में इसका फॉर्मेशन हुआ, और स्कॉप के भी जो अध्यक्ष है वो सोमा मंडल ही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेल 1954, अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल। उसी तरीके से भेल का याद रखना कब फॉर्मेशन हुआ, तो 1964 में, और गेल का 1984 में। ये सब जितने भी हैं ये PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सबने कोविशील्ड लगाया होगा, कोविशील्ड वैक्सीन लगाया होगा। तो ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है आखिर ये कौन सा कंपनी बनाती है, तो याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एक कंपनी है, ठीक है, वो ये बनाती है, ठीक है। ये जो आपका
वैक्सीन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके सीईओ कौन है? तो आधार पूनावाला है। और मैग्मा फिनाकॉर्प लिमिटेड के भी चेयरमैन, ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड। उसके बाद है आपका नाडा, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको बोला जाता है। प्लीज़ इसका आप जल्दी से कमेंट करो नीचे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि बहुत ही हमारे देश के आमने सामने ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ओके, ये नेशनल पूछ रहा है, ठीक है, नेशनल पूछ रहा है तो इसका बात अलग हो जाता है। बस आप ये बताओ, देखो नादा का जो महानिर्देशक बनाया गया, मैं इंटरनेशनल सोच रहा था, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम को, ठीक है, लॉन्गजाम। अब देखो इसको याद कैसे रखो, देखो जो खिलाड़ी होते हैं क्या आते हैं, वो डोपिंग कर लेते हैं, ठीक है, डोपिंग कर लेते हैं ताकि वो और ज़्यादा दौड़ पाए, मतलब जिनका भी जो क्षेत्र में वो खेलते हैं। तो लॉन्ग जंप, ज़्यादा लॉन्ग जंप मारने के लिए उन्होंने क्या कर लिया? डोपिंग कर लिया, ठीक है। तो सिद्धार्थ सिंह लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप जिस तरीके से कर सकते हो, ये हिंदी है तो थोड़ा मेरा टंग ट्विस्ट हो सकता है। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का जो महानिदेशक तो डोपिंग कर लिया था ताकि लंबा छलांग मारे, लॉन्ग जंप मारे, तो लॉन्ग जंप, ठीक है। उसके बाद है जीपी सामंत, याद रखिएगा, ठीक है, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद। और पूनम गुप्ता, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, बट ज़्यादा नहीं है, इतना है। इसको मैं फिर से एक बार ट्रिक से भी आपको याद करवा दूंगा, निमोनिक से भी। और जो कैबिनेट वाला है पार्ट, उसको हम अभी नहीं करेंगे, अपडेट करके करेंगे। तो प्लीज़ बताइएगा कि मैंने स्टैटिक के साथ दोनों को कंबाइन किया है तो आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी 3 सितंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है और नीचे नंबर दिया होगा, आप ज्वाइन कर लेना। इस बार किसी भी कीमत पे चूकना नहीं है, ठीक है। जय हिंद और पढ़ते रहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेक केयर गाइस।